चलो, so hello guys, now we are starting with a new chapter which is place of supply. 5 मार्क का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज का पार्ट, बड़े क्वेश्चन के एडजस्टमेंट का पार्ट करके कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जाम में टेस्ट होता ही है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, राइट मैम. प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग जो भी सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे सेक्शंस आईजीएसटी एक्ट के होने वाले हैं, जिसमें मैम सेक्शन 7, 8 और 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट विच इज व्हाट इज इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ सप्लाई, ये हम चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. जो रिमेनिंग आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस है वो हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ने हैं. सो मैम जो हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं दे आर सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14 और 14A. इतने सेक्शन पढ़ने हैं. डन मैम. और ये आईजीएसटी एक्ट के हैं, डोंट फॉरगेट दैट. मैम सेक्शन 10 और 11 बात करता है गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई की. तो 10 बोलेगा कि अगर आपने गुड्स सप्लाई करे हैं और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेसिकली डोमेस्टिकली गुड्स का सप्लाई हो रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा एज पर सेक्शन 10. अगर आप गुड्स को कर रहे हो इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है एज पर सेक्शन 11. सेम फॉर सर्विसेज मैम. ऐसी सर्विसेज जिसमें सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा सेक्शन 12 के हिसाब से. सप्लायर या तो रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाता है एज पर सेक्शन 13. 14 is for OIDAR services and 14A is for online money gaming outside India to India. ये टोटल 6 सेक्शन अपन को प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ने हैं. 10, 11 गुड्स डोमेस्टिक, गुड्स इंटरनेशनल. 12, 13 सर्विसेज डोमेस्टिक, सर्विसेज इंटरनेशनल. वेरी सिंपल टू रिमेंबर, लर्न. राइट मैम. प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है भी जहां पे अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा ज्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस दे रखी है कि ऐसी सिचुएशन में ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इस सिचुएशन में ये प्लेस ऑफ सप्लाई, विच अल्टीमेटली सम और द अदर वे यू हैव टू लर्न इट. जिसको प्लेस ऑफ सप्लाई याद है उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है और लाइफ चिंगा लाला है. आई विल मेक श्योर एंड गिव फुल एफर्ट कि आपको मैं प्लेस ऑफ सप्लाई इस सेशन में अभी ही याद करवा दूं. चलिए मैम, सबसे पहले हम अगर एक बेसिक प्रिंसिपल को समझे तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब मैम जहां पे कंजम्पशन होगा, जहां पे गुड्स या सर्विसेज यूज होगी, कंज्यूम होगी, खत्म होगी, उसे हम हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. तो हो सकता है मैम अहमदाबाद में गुड्स मैन्युफैक्चर करके और आपने उसे मुंबई सप्लाई कर दिया, सो द गुड्स आर गोइंग फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, तो गुजरात गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? जनरल प्रोविजन बोलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को. जहां पे कंज्यूम हुआ, जहां पे यूज हुआ, बायर ने पैसा दिया, उधर ही हम क्या मानते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई. और वहां की स्टेट के जुरिस्डिक्शन के पास ये रेवेन्यू अक्रू हो जाता है. डन मैम. वेरी सिंपल. सेक्शन 11 बोलता है कि जब भी आपके गुड्स सप्लाई हो रहे हैं और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सी 10 इज डोमेस्टिक, 11 इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट. पहले 11 पढ़ लेते क्योंकि बहुत इजी है. तो 11 बोलता है कि अगर आप अपने गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो या अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में मैम हम बोलेंगे इंपोर्ट में इंपोर्टर का लोकेशन और एक्सपोर्ट में जो भी आउटसाइड इंडिया जहां पे भी एक्सपोर्ट करा वही आपका क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. क्योंकि कंज्यूम कहां हो रहा है मैम? इंपोर्ट में इंपोर्टर कंज्यूम करेगा और एक्सपोर्ट में इंडिया के बाहर कंज्यूम होगा. तो सिंपल, इंपोर्ट में इंपोर्टर का लोकेशन और एक्सपोर्ट में इंडिया के बाहर का लोकेशन जो होगा उसी को हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड ऑलवेज मैम वी हैव सीन इन सेक्शन 7, 8 ऑल्सो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का, हमेशा हम उसे इंटर स्टेट सप्लाई ही मानते हैं और एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड भी जीएसटी में ट्रीट करते हैं. डन मैम. नाउ वी टॉक अबाउट सेक्शन 10 जो बोलता है कि आपने गुड्स को सप्लाई करा एंड इट इज अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर गुड्स का सप्लाई होता है तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारे सब गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं. जो अभी अपन ने सिंपल एग्जांपल लिया था कि मैम गुड्स जा रहे हैं गुजरात से महाराष्ट्र, तो वेरी सिंपल मैम, जहां पे ये मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, जहां पे गुड्स का डेस्टिनेशन है, वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. तो अगर आपके गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, गुड्स आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट बी जो डेस्टिनेशन है
वही बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम मेरे गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं तो एक स्टेशनरी शॉप लेके बैठी हूँ मैम, प्रोविजन स्टोर लेके बैठी हूँ, कस्टमर्स आते हैं, सामान खरीदते हैं, खुद से डिलीवरी लेके जाते हैं। तो मैम हम बोलेंगे कि अगर हमारे गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो सिंपल जहां पे भी हमने डिलीवरी दिया, मेडिकल स्टोर, प्रोविजन स्टोर, स्टेशनरी शॉप वगैरह, जहां पे भी वो लोग आपको उधर ही डिलीवरी दे रहे हैं, वही क्या बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। हावेवर मैम हम बोलते हैं कि अगर आपने कभी ऐसी ओवर द काउंटर सप्लाईज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी, लेट्स से मैम कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का स्टोर है, एक कस्टमर आया, मुझसे लैपटॉप परचेज करा, अब मैम मैंने बिल बनाया, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने बस अपना नाम बोला, बोले इस नाम से बिल बना दो, खत्म। अनरजिस्टर्ड पर्सन था। देखो मैम रजिस्टर्ड होता, अपना जीएसटी नंबर देता, उसे आईटीसी चाहिए होता, सब अलग बात होती। अनरजिस्टर्ड पर्सन है मैम, बस आया, चुपचाप लैपटॉप लिया, बिल बनाया, पैसा दिया और चला गया, कुछ नहीं बोला वो मुझे। तो मैम नॉर्मल क्लॉज सी क्या बोलेगा कि भाई गुड्स ने मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करी, तो जहां पे भी मेरा स्टोर होगा, जहां पे मैंने डिलीवरी दिया होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट मैम ये अनरजिस्टर्ड पर्सन ने मुझे इनवॉइस में अपना एड्रेस लिखवाया, एड्रेस मतलब खाली स्टेट का नाम भी लिखे होगा ना, तो वो भी डीम्ड एड्रेस ही है। अब मैम मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का स्टोर था वो गुजरात में था मैम, ये पर्सन गोवा से घूमने आया हुआ था, अनरजिस्टर्ड, इसे लैपटॉप पसंद आ गया, इसने खरीद लिया, और इनवॉइस बनाते टाइम इसने मुझे एड्रेस दे के बोला कि भाई मैं तो बस 4 दिन घूमने आया हूं, मैं वापस जाऊंगा गोवा, ये मेरा परमानेंट एड्रेस, और मैं गोवा में जाके ही इस लैपटॉप को यूज करने वाला हूं, कंज्यूम करने वाला हूं। ऐसे केस में मैम जब इस तरीके की ओवर द काउंटर सप्लाईज होती है, नॉर्मली अगर कस्टमर चुप रहेगा तो मैम लास्ट ऑप्शन वही है कि सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जहां डिलीवरी दिया। बट मैम अगर रेसिपिएंट चुप रहा तो, बट मैम रेसिपिएंट चुप नहीं रहा, रेसिपिएंट ने अपना एड्रेस दिया इनवॉइस में लिखने के लिए, बाई एड्रेस हम बोलेंगे खाली स्टेट का नाम भी दिया ना तो भी डीम्ड एड्रेस ही है। तो ऐसे केस में भले डिलीवरी आज गुजरात में दी है इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को, बट ये अपना एड्रेस गोवा बता रहा है, ये लैपटॉप को गोवा ले जाएगा, उधर जाके यूज करेगा, तो मुझे इस लैपटॉप की सप्लाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना पड़ेगा, गोवा मानना पड़ेगा। डन मैम। सो इफ रेसिपिएंट कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है, गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व कर रहे, जहां डिलीवरी दिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई, बट डिलीवरी देते टाइम अनरजिस्टर्ड पर्सन ने बोल दिया कि ये मेरा ओरिजिनल एड्रेस है, तो ओरिजिनल एड्रेस को क्या मानना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। मैम अगर आपके गुड्स कहीं पे असेंबल होने वाले हैं, इंस्टॉल होने वाले हैं, लेटेस्ट से आपने एसी खरीदा, तो वो सप्लायर आएगा, एसी लगा के जाएगा, उसका कंप्रेसर वगैरह सब कुछ वो लगा के जाएगा, तो जिस भी जगह पे ये गुड्स असेंबल इंस्टॉल हुए हैं वहीं तो यूज होंगे, वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्नीचर खरीदा मैम, तो सप्लायर आया, सारा फर्नीचर इधर मेरे घर पे सेट करके गया, यहीं पे असेंबल किया, यहीं पे इंस्टॉल किया, तो यही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम अगर हमारे गुड्स सप्लाई हो रहे हैं ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, मैम एक फ्लाइट है, फ्लाइट उड़ी, तितली उड़ी, लेट्स से तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। है ये क्या है मैम, बस मेरे को बहुत पसंद है ये गाना चलो सब बोलेंगे, तितली उड़ी, नहीं मैम फ्लाइट उड़ी, फ्लाइट कहां से कहां तक मैम, सो अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी है चेन्नई लेटेस्ट से। अब मैम रास्ते में जब ये फ्लाइट हवा में थी तब हमने ऊपर फ्लाइट में ऑन बोर्ड कुछ गुड्स परचेस कर लिए, तो क्या करेंगे मैम, खिड़की हटाएंगे, नीचे देखेंगे कि हम कौन से स्टेट के ऊपर उड़ रहे हैं मैम, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम बोल रहे हैं इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई, आप देखो आपके गुड्स टेकन ऑन बोर्ड कहाँ हुए हैं मैम, अहमदाबाद में जब फ्लाइट उड़नी स्टार्ट हो रही होगी उस टाइम पे अहमदाबाद में ही फ्लाइट में ये सारे गुड्स ऑन बोर्ड कर लिए गए थे, तो आप पूरी जर्नी के लिए टिल यू लैंड इन चेन्नई, पूरी जर्नी के लिए अहमदाबाद एज एन गुजरात को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेट अस से मैम एक ट्रेन है, ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है मुंबई से, अब मैम अलग अलग स्टेशन पे रुकते 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 अहमदाबाद जाने वाली है, सो मैम ये ट्रेन रास्ते में इधर रुकी इधर रुकी इधर रुकी, अब मैम यहाँ पे जब इस स्टेशन पे रुकी हुई थी ना मैम, तब कुछ लोग इस ट्रेन में चढ़े सामान गुड्स लेके और अब बेचने लग गए, तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यही वाला स्टेशन, यही वाला स्टेट जहां से लोगों ने क्या करे हैं, गुड्स को ऑन बोर्ड करा है। तो गुड्स के लिए वेरी सिंपल मैम, हम फिजिकली देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वो जगह है जिस जगह पे आप गुड्स को लेके बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में कहीं पे भी चढ़े हो मैम, तो फर्दर पूरी जर्नी के लिए वो जगह जहां से आपने गुड्स को ऑन बोर्ड करा था वही पूरी जर्नी के लिए उन गुड्स का क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। राइट मैम, एंड द लास्ट पॉइंट इज विथ रिस्पेक्ट टू द बिल टू शिप टू मॉडल। मैम ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, बिल टू शिप टू मॉडल बोलता है कि लेट अस से मिस्टर ए है,
जो दिल्ली में है, दिल्ली से हूं, नहीं 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 मैम, मिस्टर ए है जो दिल्ली में है, मिस्टर बी है लेटस से कि ये है इंदौर में, और मैम मिस्टर एक सी है वो भी दिल्ली से है। अब मैम बी ने ए से कुछ गुड्स परचेज करे, ए उसे पैक कर रहा था, ए ने बी को बिल भेज दिया और वो गुड्स को पैक करके डिलीवर करने वाला था, शिप करने वाला था। उतने में बी को ये मिस्टर सी मिल गए और मिस्टर सी ने बोला कि यार मैं ये गुड्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ। बी ने बोला ठीक है ना, आई विल बिल यू। अब बी ने क्या सोचा कि पहले गुड्स दिल्ली से इंदौर आएंगे, फिर मैं वापस इंदौर से दिल्ली भेजूंगा, इतना लंबा लंबा करना ही क्यों है। एक काम करता हूँ, मिस्टर ए को फोन करके बोलता हूँ कि बिल तो मुझे भेज देना। लेटस से बी ने ए से 100 में खरीदा और वो अब सी को 110 में बेचने वाला है, उसकी इच्छा, क्योंकि बिल तो वैसे भी ए का उसके पास आने वाला है, वो सी को एक सेपरेट बिल देगा, राइट। हाँ मैम। तो बी ने क्या करा, मिस्टर ए को कॉल करके बोल दिया कि आप क्या करो, बिल तो मुझे भेज दो लेकिन इन गुड्स का शिपिंग कहाँ पे करवा देना, एक दिल्ली में ही एड्रेस दे रहा हूँ, सीधा वहीं भिजवा देना, ताकि कुरियर चार्जेस भी अपने कम हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम हो जाएंगे। तो मैम ऐसे केस में फिजिकली डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स तो कभी इंदौर एमपी हुआ ही नहीं मैम, गुड्स दिल्ली से दिल्ली ही चले गए। तो द क्वेश्चन योर इज कि ये जो ए और बी के बीच का बिल है मैम, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। इस इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली मानेंगे कि इंदौर विच इज मध्य प्रदेश मानेंगे। द आंसर हियर इज मैम कि अगर रेसिपिएंट के डायरेक्शंस पे भी कहीं और गुड्स पहुंच जाए तो मैम ए कौन हुआ, कंसाइनर, सी कौन हुआ, कंसाइनी। तो मैम ये जो बी है ना, जो ओरिजिनल बायर था, ये कंसाइनर कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पर्सन बन चुका है। गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो थर्ड पर्सन है, जो ओरिजिनल बायर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनर कंसाइनी, इसी की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्योंकि अगर पूरा ट्रांजैक्शन होता तो पहले ए बी को गुड्स भेजता, वो खत्म होता, बी आईटीसी लेता, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता, फिर बी वापस सी को भेजता, उसके लिए सेपरेट इनवॉइस इशू होता और फिर वापस दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई बनता। तो यहाँ पे मैम ए और बी के ट्रांजैक्शंस के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश होगा, और फिर मैम बी ने जो सी को दूसरा एक बिल दिया है ना, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो भले ही आपके गुड्स शिप कहीं और हो जाए, बट ओरिजिनल रेसिपिएंट की डायरेक्शंस पे वो उधर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको फिर भी क्या करना है, जो ओरिजिनल रेसिपिएंट थर्ड पर्सन का लोकेशन है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना है। तो हम बोलेंगे कि जब भी गुड्स बिल टू शिप टू मॉडल में जा रहे हैं, जहां पे बिलिंग हुआ है, जो हमारा थर्ड पर्सन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे लिखो कंसाइनर एंड कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पर्सन एज इन जो अपना ओरिजिनल बायर था, उसी का लोकेशन क्या बन जाता है, बिल टू शिप टू मॉडल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, राइट। बोल आया सबको समझ में। सेक्शन 10 जो बोल रहा है कि आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपके गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व करते हैं तो डेस्टिनेशन, नहीं इन्वॉल्व करते तो जहां डिलीवरी दिया। बट मैम अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, वो सामने से अपना एड्रेस बता दे, तो फिर उसी एड्रेस को हमें एक्सेप्ट कर लेना होता है। बिल टू शिप टू मॉडल में जो थर्ड पर्सन ओरिजिनल बायर है, उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स अगर कहीं पे असेंबल होने हैं, इंस्टॉल होने हैं, तो जहां पे असेंबल इंस्टॉल हुए वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आपके गुड्स ऑन बोर्ड कन्वेंस सप्लाई हो रहे हैं, तो जहां पे भी आपने गुड्स को टेकन ऑन बोर्ड करा है, उसको ही अपन क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मैम अगर आपके कोई भी गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होते हैं ना, तो वहां पे आपको हमेशा डिलीवरी एड्रेस लेना होता है। मैम नॉर्मल बिल टू शिप टू मॉडल में अपन बिलिंग एड्रेस, जो ओरिजिनल बायर का लोकेशन है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर आपके गुड्स पर्टिकुलरली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेट अस से मैंने बोला कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, जो भी अभी क्लास में आंसर्स देगा, सारे टेस्ट लिखेगा, बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाएगा, उनको मैं सबको मेरी तरफ से एक एक मोबाइल फोन गिफ्ट देने वाली हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, Amazon से, फ्लिपकार्ट से आप लोगों के लिए मोबाइल ऑर्डर कर दूंगी, सीधा आपके घर पे आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी पे करूंगी क्या, नहीं मैम ऑफ कोर्स पे करके करूंगी। तो मैंने मेरे नाम पे, रिद्धि बागमार के नाम पे बिल बनवा लिया, पेमेंट कर दिया, डिलीवरी एड्रेस मैंने आपका डाल दिया। द क्वेश्चन योर इज के प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सी मोबाइल पहुंचेगा कहाँ मैम, आपके पास, उसे यूज कौन करेगा, आप। तो अल्टीमेटली आप ही का लोकेशन जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई बनना चाहिए। हाँ मैम, क्योंकि ऑनलाइन में अब ये बहुत कॉमन हो गया है कि कोई कहीं पे भी बैठे हुए कहीं पे भी डिलीवरी ले लेता है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर रजिस्टर्ड है, वो अपना जीएसटी नंबर देगा, उसे आईटीसी चाहिए होगा तो उसके लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएंगे। बट मैम अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हो, जहां बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है, तो जो भी डिलीवरी एड्रेस होगा ना, खाली स्टेट का नाम भी चलता है, तो वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और
वही मानेंगे कि सप्लायर के पास रिकॉर्ड्स पे अवेलेबल है रेसिपिएंट का लोकेशन, जिसे अपन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना होगा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग के मैम अगर ऑनलाइन इको के थ्रू कोई भी गुड्स सप्लाई होते हैं तो जो उनका डिलीवरी एड्रेस होगा वो क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। बोलो डन, क्लियर फॉर ऑल। सेक्शन 10 जहां पे हम बोलेंगे कि गुड्स या तो सर्विसेज, सॉरी गुड्स, सेक्शन नंबर 10 इज ओनली फॉर गुड्स, गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं, डोमेस्टिकली सप्लाई हुए हैं, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना है। हो गया। सो नाउ वी स्टार्ट विथ सर्विसेज। सेक्शन 12 जो बोलता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है, तो सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। सबसे पहले मैम सेक्शन 12(2) जो जनरल की बात करता है, तो 12(2) बोल रहा है कि अगर आप और किसी एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहे हो, 12(3) से 12(14) तक किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहे हो, तो जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। जनरली मैम हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज सप्लाई करी तो ऑफकोर्स रजिस्टर्ड पर्सन का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सर्विसेज सप्लाई कर दी तो उससे पूछ लो क्या वो एड्रेस दे रहा है, तो रेसिपिएंट का एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर उसने एड्रेस नहीं दिया तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बच जाएगा कि भाई सप्लायर का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल सीए रिद्धि सप्लायर है, गुजरात में रजिस्टर्ड है, जो सप्लाई कर रही है एमएनओ लिमिटेड को सर्विसेज, जो कि दिल्ली में है। अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो मैम खत्म बात, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। मान लो एमएनओ अनरजिस्टर्ड भी होता, मैम अनरजिस्टर्ड के लिए भी अगर वो अपना एड्रेस दे देता तो भी हम दिल्ली को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते, बट अगर उसने अपना एड्रेस नहीं दिया बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर मैम तो लास्ट ऑप्शन ये है मेरे पास कि फिर मुझे गुजरात को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। ये जनरल प्रोविजन है मैम कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं भी फॉल नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहा, तो उन सर्विसेज के लिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा तो उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा तो एड्रेस दिया है तो एड्रेस ले लो, नहीं दिया है तो सप्लायर का ही लोकेशन क्या बन जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। डन। अब अपन को एक एक करके सेक्शन 12 के जो 12(1) के एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, ये पर्टिकुलर सर्विस के लिए ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, मोर इंपॉर्टेंटली लर्न करना है। डन। तो सबसे पहले सेक्शन 12(3) जो बोलता है कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सर्विस दिया है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती है मैम, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, ब्रोकरेज एजेंसी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ये सारी सर्विसेज क्या होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज। ये या तो आपने किसी होटल बोट वेसल में क्या करा है, अकोमोडेशन बुक करा, किसी होटल में रिसोर्ट में रूम बुक कर लिया मैम, तो इन सिचुएशंस में अगर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो हम बोलेंगे जहां पे प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई है, होने वाली है, जहां पे इसका आर्किटेक्ट सर्विसेज, इंटीरियर सर्विसेज जिस प्रॉपर्टी के लिए होने वाला है वो होटल बोट वेसल का है जहां पे आपने रूम बुक किया, वो प्रॉपर्टी का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉरगेट सप्लायर, फॉरगेट रेसिपिएंट का लोकेशन, प्रॉपर्टी का लोकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम मानो कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर है या गुजरात राजस्थान बॉर्डर है, तो मैम ऐसे केस में थोड़ा बिल्डिंग इधर है, थोड़ा बिल्डिंग बॉर्डर के इस तरफ है मैम, 70% 80% बिल्डिंग गुजरात में है, 20% राजस्थान में है, तो मैम जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्चुअली अगर ये डिसाइडेड है, कुछ अग्रीड है तो वैसे, नहीं तो फिर एरिया के हिसाब से देख लो कि मैम इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का जो भी टोटल कॉस्ट होगा उसके लिए 80% का प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात मान लेंगे, 20% का राजस्थान मान लेंगे। तो अगर इस तरीके से मोर देन वन स्टेट में सिचुएटेड है तो आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एलोकेशन कर सकते हो। जैसे लेट अस से मैम मैंने एक चेन होटल का कॉम्बो बुक कर लिया कि भाई यही होटल, मैम इंडिया में 10-15 होटल है, जैसे लेटेस्ट से फर्न है, मैरियट है, आईटीसी है, तो मैम ये होटल अलग अलग जगह पे आपको देखने मिल जाएगी, तो मैंने इस होटल का कॉम्बो ही परचेस कर लिया, 30,000 रुपीज पे किए, मैंने बोला 2 नाइट दिल्ली वाली होटल में तुम्हारे रुक जाऊंगी और 1 नाइट आगरा वाली होटल में, मतलब मैम सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल इनवॉइस, बट होटल 2 जगह पे है, तो करना क्या है, पूरे कंसिडरेशन को आप 2:1 के रेशियो में अपोर्शन कर लो, तो मैम 20,000 का प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा और 10,000 का प्लेस ऑफ सप्लाई आगरा हो जाएगा। सिंपल मैम। तो इस तरीके से अगर मोर देन वन स्टेट यूटी में प्रॉपर्टी वेसल होटल बोट सिचुएटेड है तो आप प्रो रेटा बेसिस पे एलोकेशन कर सकते हो, वरना मैम जहां पे प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। लेट अस से मैम प्रो लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है कोलकाता में,
इंजीनियरिंग का सर्विसेज दिया टू पीएलएम लिमिटेड, रजिस्टर्ड है गुजरात में, तो सप्लायर कोलकाता में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट गुजरात में रजिस्टर्ड है, लेकिन जिस बिल्डिंग के लिए इंजीनियरिंग का सर्विसेज दिया ना मैम, वो बिल्डिंग मुंबई में है, तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र, जहां पे प्रॉपर्टी वो प्लेस ऑफ सप्लाई, मारो गोली सप्लायर को, मारो गोली रेसिपिएंट को। लेकिन मैम इसका एक एक्सेप्शन है कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों तो इंडिया में है, मतलब लगेगा सेक्शन 12, लेकिन प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है मैम। तो मैम लेट अस से मैंने एक प्रॉपर्टी पेरिस में खरीद ली, अब उस पेरिस वाली प्रॉपर्टी के लिए मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज लेना है। इंटीरियर डिजाइनर मैंने लेट अस से गौरी खान मुंबई से हायर कर लिया, तो मैम गौरी बीइंग सप्लायर इंडिया में है, रिद्धि बीइंग रेसिपिएंट इंडिया में है, खाली प्रॉपर्टी पेरिस में है मैम, तो क्या पेरिस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे? नहीं मैम, जबरदस्ती एक्सपोर्ट क्यों बनाना है? तो गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो अगर सप्लायर रेसिपिएंट प्रॉपर्टी सभी इंडिया में है तो प्रॉपर्टी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ले लो, बट सप्लायर रेसिपिएंट तो इंडिया में है मैम, या तो सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई बाहर हुआ तो सेक्शन 13 लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, सेक्शन 12 में आप तभी फॉल होगे जब सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। तो मैम सप्लायर रेसिपिएंट तो इंडिया में है, लेकिन सप्लायर रेसिपिएंट इंडिया में है लेकिन खाली प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो फिर क्या करना है, तो जो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। जबरदस्ती इंडिया के बाहर वाली प्रॉपर्टी की प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मत बनाना। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्रॉपर्टी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो रेसिपिएंट का लोकेशन फिर लास्ट ऑप्शन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो मैं गुजरात से, गौरी महाराष्ट्र से और प्रॉपर्टी पेरिस में, तो मी बीइंग रेसिपिएंट जो पेरिस की प्रॉपर्टी के लिए सर्विसेज ले रही है, गुजरात मेरा लोकेशन ही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्लियर फॉर ऑल? यस मैम। उसके बाद हम बोलते हैं कि मैम इस क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आया है। हुआ क्या मैम, साकेत को ये बहुत ही पसंद आ गई, है तो सुंदर है ना साकेत, बोलो ना बेटा। मैम है तो सुंदर मैम, बढ़िया दिख रही है, एकदम क्यूट क्यूट सी गोल्डन गोल्डन से बाल है, कोई नहीं मिल रही मैम उससे, तो फिर यही ठीक है। तो साकेत को ये बहुत पसंद आ गई, इसका नाम क्या रखे मैम, लैला। बच्चों ने इसका नाम लैला रखा हुआ है, मैंने नहीं, बाकी बच्चों ने प्रीवियस बैचेस में रिविजन्स में इसका नाम लैला रख दिया है। तो मैम साकेत को लैला बहुत ही क्यूट लगती है। साकेत ने जिस दिन से लैला को देखा है बस वो तो उसी के प्यार में लट्टू हो गया है मैम। तो साकेत बोलता है कि इस क्यूटी की ब्यूटी पे मेरा दिल आया है। क्या बोला साकेत? मैम इस लैला की क्यूटी की ब्यूटी पे मेरा दिल आया है। तो अब दिल आया है तो क्या करना है मैम, डेट पे लेके जाते हैं, आस्क आउट करते हैं, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट लेके जाते हैं। तो क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आया है, उसको लेके जाना है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज। लेकिन जैसे ही साकेत निकल रहा था कि मैं बस आज तो बस लैला को बता ही देना है जो भी मेरे दिल की बात है, तो साकेत ऐसे निकल रहा था, एक बार ऐसा मिरर देखा बाल वाल सेट करने के लिए, एंड साकेत ने सोचा कि यार ऐसी शक्ल के साथ तो मैं खुद ही को रिजेक्ट कर दूं, तो लैला तो मुझे कर ही देगी ना रिजेक्ट, नहीं ऐसे नहीं जा सकते, रिजेक्शन नहीं फेस कर सकते। तो साकेत ने सोचा पहले भाई अपना बॉडी बनाएगा, तो साकेत ने पहले जिम विम ज्वाइन किया मैम, फिटनेस पे ध्यान दिया, बॉडी बना दी मैम, फिर बढ़िया बियर्ड सेट करवाई, पर्सनल ग्रूमिंग करवाया, बालों पे जेल वेल लगाया मैम, एंड उसके बाद वो गया और लैला को आस्क आउट किया। मुझे नहीं पता कि साकेत और लैला के बीच क्या हुआ, बट वो लोग हॉस्पिटल में मिले उसके बाद मैम, कुछ महीनों बाद साकेत और लैला हॉस्पिटल में हमें मिले मैम। क्यों पता नहीं, साकेत लैला को लेके गया है हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए। तो लैला, ये लैला ऐसी लैला हर कोई चाहे इससे मिलना अकेला, साकेत भी मिला मैम अकेला लैला से, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ बट उन्हें लेनी पड़ी हेल्थ सर्विसेज। तो मैम ये टाइम पास क्यों किया, क्योंकि स्पेसिफिकली 5 सर्विस है जिसके नाम अपन को याद करने हैं कंपलसरी, क्योंकि मैम इन सर्विसेज के लिए हम बोलेंगे जहां पे परफॉर्म हो जाए ना मैम वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बोले तो मैम जिधर जिम वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जिधर खाया जिधर रेस्टोरेंट वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे जाके ब्यूटी सर्विसेज लिया मैम, मेकअप का सर्विसेज लिया, हेयर को स्ट्रेटनिंग करवाया, कुछ भी सर्विस लिया, जिधर वो सर्विस लिया वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां जाके पर्सनल ग्रूमिंग करवाया वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे जाके अपना इलाज करवाया, हॉस्पिटल में कुछ हुआ मैम वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम बोलेंगे सप्लायर को मारो गोली, रेसिपिएंट को मारो गोली, क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आया है, उसे लेके जाना है रेस्टोरेंट केटरिंग, बट मैम पहले भाई अपना बॉडी बनाएगा तो फिटनेस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिर पता नहीं हुआ क्या ये लोग मिले सीधा हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो मैम ऐसे हम बोलेंगे ये 5 सर्विसेज जहां पे परफॉर्म हो गई वही क्या हो जाएगा,
प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये 5 सर्विसेज जहां पे परफॉर्म हो गई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मैम यहाँ पे हम बोलेंगे छी 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 प्रियांशु क्या ही सोच है तुम्हारी, वेरी बैड। चलिए, बेटर भी कुछ हो सकता था इससे जो तुमने अज्यूम किया। तो हम बोल रहे हैं कि मैम पारुल है, मेकअप आर्टिस्ट चेन्नई से, सप्लायर चेन्नई से है, जो इंदौर जा रही है मेकअप करने के लिए मिस सीमा का। सीमा एक हीरोइन है, एक्ट्रेस है मैम मुंबई से। तो मुंबई की रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हीरोइन जा रही है इंदौर में भी किसी अवार्ड फंक्शन, किसी इवेंट के लिए, और चेन्नई की सप्लायर से अपना मेकअप करवा लिया। तो मैम सप्लायर को मारो गोली, रेसिपिएंट को मारो गोली। हम बोलेंगे कि जहां पे भी मेकअप परफॉर्म हुआ है, जहां पे ये ब्यूटी सर्विसेज परफॉर्म हुई है, विच इज इंदौर मध्य प्रदेश, ये क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बोलो डन, क्लियर टू एवरीवन। हाँ मैम, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में 5 सर्विसेज के नाम लिख दो ना, कि कौन सी 5 सर्विसेज जहां पे परफॉर्म हो जाएगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आया है, क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आया है, इसलिए उसे लेके जाना है रेस्टोरेंट। लेकिन मैम पहले भाई अपना बॉडी बनाएगा, तो मैम फिटनेस, पर्सनल ग्रूमिंग, और फिर पता नहीं क्या हुआ, हमें लेनी पड़ी हेल्थ सर्विसेज। तो ये 5 सर्विसेज जहां परफॉर्म होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मैम इसके साथ चिपक के सेक्शन 12(5) आता है, जो बोलता है कि इसके जैसा जोड़ी बना लो मैम ट्रेनिंग अप्रेजल परफॉर्मेंस सर्विसेज की। तो हम बोलेंगे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के लिए भी मैम सेम ही है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराना तो सेम टू सेम, कि जहां पे परफॉर्म करा है ये ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विसेज वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं ना, तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। सो मैम क्यूटी ब्यूटी की सर्विसेज में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डजंट मैटर, जहां सर्विस परफॉर्म हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, बट अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी ना मैम तो सेम टू सेम, कि जहां सर्विस परफॉर्म हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद मैम नेक्स्ट जोड़ी, सी जोड़ी जोड़ी में याद करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो क्यूटी ब्यूटी और ट्रेनिंग की एक जोड़ी हो गई। क्यूटी ब्यूटी में ऑलवेज जहां परफॉर्म किया, बट ट्रेनिंग में यूआरपी के लिए जहां परफॉर्म किया, लेकिन आरपी के लिए आरपी का लोकेशन लेना रहेगा। सेम टू सेम जोड़ी है एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन की। दो अलग अलग चीज है मैम। एक तो मैं कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, लेटेस्ट से मैं पूरा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, स्पॉन्सर कर रही हूँ, वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ये आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्विसेज ऑफ इवेंट। और मैम एडमिशन बोलता है खाली टिकट बेचना, टिकट बेचना ताकि लोग टिकट के जरिए एंटर हो सके, वो एडमिशन हो गया। मैम एडमिशन के लिए हम बोलेंगे जिस भी जगह पे एडमिशन लिया ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई। लेटेस्ट से कोई अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क, कोई इवेंट, कोई कॉन्सर्ट, कोई भी जगह में एंट्री लेने के लिए उसका टिकट परचेज करा, तो जहां पे भी वो इवेंट होने वाला है या हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जैसे कि मैम मुस्कान ऑफ चेन्नई रेसिपिएंट है, एक सर्कस का टिकट खरीदती है, सर्कस ऑर्गेनाइज करने वाली सर्कस कंपनी गोवा में रजिस्टर्ड है मैम। तो एक गोवा की सर्कस कंपनी, हम बोलेंगे एक गोवा की सर्कस कंपनी हरियाणा आ रही है, सर्कस को ऑर्गेनाइज करा है और उसका टिकट बेच रही है मुस्कान ऑफ चेन्नई को। तो मैम खाली टिकट की बात करें, सर्कस में एंट्री लेने की जो सर्विस मुस्कान ने ली है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मैम, हरियाणा, जहां सर्कस वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर गोवा का, रेसिपिएंट चेन्नई की, बट सर्कस कहां पे है मैम, जिसमें एडमिशन ले रहे हैं, जिसमें एंट्री ले रहे हैं, हरियाणा में, तो उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। तो एडमिशन टू इवेंट, पार्क, एनी अदर प्लेस, जहां पे वो इवेंट है, पार्क है, प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। लेकिन मैम इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, स्पॉन्सरशिप असाइन करना, अगेन हम बोलेंगे कि जोड़ी में याद रखो, अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करा तो सेम टू सेम, कि जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन लेना पड़ेगा। तो मैम सिंपली देखो कि क्यूटी ब्यूटी वाली जो 5 सर्विसेज है ना, जहां परफॉर्म हो गई वही प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इसका जोड़ीदार ट्रेनिंग सर्विस बोलता है कि आरपी के लिए आरपी का लोकेशन लेना, यूआरपी के लिए सेम टू सेम, जहां परफॉर्म हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरी जोड़ी हम बोलेंगे एडमिशन टू इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। एडमिशन में हम बोल देंगे वापस वही, जहां पे इवेंट हो गया वही प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम टू सेम, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए उसका लोकेशन, अनरजिस्टर्ड के लिए बोल दो कि जहां पे इवेंट हुआ ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या ये चारों एक साथ याद रखना पेयर्स में पॉसिबल है, सिंपल है? बोलो हाँ मैम।
ब्यूटी और एडमिशन जहां है, जहां होने वाला है, हुआ, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अनरजिस्टर्ड के लिए तो यही, बट रजिस्टर्ड को बस अलग करके रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना रहेगा। हाँ बोलो सारे बच्चे। यस मैम। अगेन लेकिन हम बोलेंगे कि मैम देखो सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। सप्लायर रेसिपिएंट देखो, आरपी के केस में तो हमेशा आरपी का ही लोकेशन आ जाएगा। यूआरपी के केस में हम बोल रहे हैं कि मैम सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, बस मैम इवेंट इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज करवा दिया। लेट्स से मैम मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी हुई, अब मैंने सोचा यार इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग तो सब लोग ही करते हैं, अपन करेंगे इटली लेक कोमो में शादी, वो दीपिका पादुकोण ने जहाँ पे करी, अनुष्का शर्मा ने जहाँ पे करी, ऐसा इंडिया के बाहर जाके मेरे को शादी करनी है। तो मैम मैं रेसिपिएंट गुजरात की, मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर ली राजस्थान से, सप्लायर राजस्थान, रेसिपिएंट गुजरात, लेकिन वो लोग मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करके कहाँ पे देने वाले हैं, इंडिया के बाहर मैम, इटली में। तो इटली को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, फिर मैम जो रेसिपिएंट का लोकेशन है विच इज गुजरात, उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये अभी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट देखा ना, बस वैसा ही कि मैम नॉर्मली तो हम बोलते हैं जहां प्रॉपर्टी वो प्लेस ऑफ सप्लाई, इधर यूआरपी के लिए भी जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, और खाली इवेंट इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज करवा के दे रहे हो तो जबरदस्ती एक्सपोर्ट क्यों बनाना है मैम? जो रेसिपिएंट का लोकेशन है इंडिया में ही, उसी को क्या मान लो आप? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। हाँ मैम, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इवेंट कहीं पे भी हो वैसे भी रजिस्टर्ड पर्सन का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। परफेक्ट मैम, डन। उसके बाद तीसरी जोड़ी आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। देखो पहले तो जहां पे एक मेजर कंफ्यूजन बच्चों को होता है, लेट अस से मैं गुड्स गुजरात से तमिलनाडु पहुंचवा रही हूँ, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु होगा क्योंकि वो गुड्स का डेस्टिनेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस मैम, कि अगर मेरे गुड्स गुजरात से तमिलनाडु जा रहे हैं, अगर मेरे गुड्स गुजरात से तमिलनाडु जा रहे हैं, तो मैम ऐसे केस में जो मैंने फ्रेट का सर्विस लिया ना मैम, वो तो गुजरात में लिया, मतलब मैं ट्रांसपोर्टर के पास गई होंगी, मैंने उसको बोला कि ये पकड़ मेरे गुड्स, इनको पहुंचाना है चेन्नई तमिलनाडु, तो मैम हम उस फ्रेट सर्विस की बात कर रहे हैं, ना कि गुड्स की। गुड्स हो सकते हैं 10 लाख के, बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकता है 10,000। हम उस 10,000 के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्लीज आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड्स आर गोइंग फ्रॉम गुजरात टू चेन्नई, बोल रहे चेन्नई प्लेस ऑफ सप्लाई, वो गुड्स का। व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दैट वी आर डिस्कसिंग हियर? तो हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, ये सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए है, ना कि गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड के लिए। तो मैम अगर रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस लेता है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो जहां पे जाके ये अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स को हैंड ओवर करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो मैंने गुजरात में, मानो मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरा ही लोकेशन, कोई डाउट ही नहीं है, मैं रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने जाके गुजरात ऑफिस पे ट्रांसपोर्टर के गुड्स को हैंड ओवर कर दिया कि ये पकड़ो गुड्स, जाओ इनको तमिलनाडु पहुंचा देना, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस कहां ले लिया मैम? इधर ही, गुजरात में ही। तो हम बोलेंगे कि अनरजिस्टर्ड के केस में जहां पे भी आपने गुड्स को हैंडेड ओवर करा है फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। रजिस्टर्ड के लिए रजिस्टर्ड का लोकेशन। मैम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो इसकी जोड़ी में है, उसके लिए भी सेम टू सेम प्रोविजन। हम बोलेंगे अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने टिकट्स बुक करी है फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पे भी मैम, तो रजिस्टर्ड पर्सन का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या आप जाके हैंड ओवर करोगे? गोदी ले लो, मैम बोलेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को गोदी उठा के और जाके उधर फ्लाइट में एयर होस्टेस को पकड़ाएंगे कि ये लो भाई पैसेंजर बिठाओ इसको। मैम गुड्स को जाके हैंड ओवर करते हैं, पैसेंजर को जाके हैंड ओवर थोड़ी ना करते हैं, तो बस लैंग्वेज चेंज है। हम बोलेंगे जहां पे पैसेंजर ने जाके एम्बार्क करा, जिधर से पैसेंजर जाके उस कन्वेंस में चढ़ रहा है, घुस रहा है, वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्रोविजन सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है, क्योंकि गुड्स को जाके हैंड ओवर करते हो और पैसेंजर खुद से जाके चढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे गुड्स और पैसेंजर दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस के लिए अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो गुड्स में हम बोलेंगे जहां पे जाके गुड्स को हैंड ओवर करा, और पैसेंजर के लिए मैम जहां से पैसेंजर ने जाके एम्बार्क कर लिया वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ऑलवेज उसका ही लोकेशन। अब मैम मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने कोल्हापुर टू गोवा, गोवा टू कोल्हापुर फ्लाइट एक साथ बुक कर ली। मैं इचलकरंजी रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यार गोवा घूम के आते हैं, नियरेस्ट एयरपोर्ट कोल्हापुर। तो मैंने कोल्हापुर से गोवा, गोवा से कोल्हापुर क्या करी,
फ्लाइट बुक कर ली, तो मैम एक ही साथ बुक करिए सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गवर्नमेंट बोलती है कि आप दोनों जर्नी को सेपरेट जर्नी ट्रीट करो। मतलब जहां पे कोल्हापुर गोवा वाली फ्लाइट है ना, उधर कोल्हापुर में आप एम्बार्क करोगे तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, वापस 5-6 दिन रुक के घूम घुमा के गोवा में एम्बार्क करके कोल्हापुर आओगे ना वापस, तो गोवा प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको दोनों जर्नी को सेपरेट मानना है, इवन इफ आपके टिकट सेम टाइम पे इशू हुए हो। बट लेट अस से मैम मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं तो गुजरात में रजिस्टर्ड पर्सन हूं मैम, और मैंने कोल्हापुर गोवा गोवा कोल्हापुर टिकट बुक करे तो गुजरात ही प्लेस ऑफ सप्लाई मैम, और कुछ सोचना ही नहीं है। तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो हमेशा उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, अनरजिस्टर्ड के लिए वो जहां पे एम्बार्क करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई, और आपको हर जर्नी के लिए सेपरेट एम्बार्केशन पॉइंट देखना पड़ेगा। मैम मैंने तो बस एक साथ वाउचर खरीद लिया, राइट टू पैसेज खरीद लिया कि इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में मैं बैठ सकती हूँ। अगर इंडिगो की फ्लाइट में जगह है, फ्लाइट खाली है, तो ये मेरे पास है, मैं इसको यूज करके 10 फ्लाइट्स कभी भी कहीं से भी ले सकती हूँ। मैम ऐसे केस में हम बोलेंगे कि मुझे आज ये पास इश्यू करते टाइम पता ही नहीं है कि पैसेंजर कहां से एम्बार्क करेगा, तो क्या करना है मैम? अगर इस तरीके से पॉइंट ऑफ बोर्डिंग पता ही नहीं है कि पैसेंजर कहां से एम्बार्क करेगा, हमने तो बस ट्रैवल वाउचर दे दिया है पैसेंजर को, तो ऐसे केस में फिर अपना लास्ट रेसिडुअरी पॉइंट वाला ऑप्शन कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वही ले लो, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा? जनरल वाला पॉइंट। अगर आपको पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता तो जनरल प्रोविजन लगा दो कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है ले लो, नहीं अवेलेबल है सप्लायर का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। डन मैम। चलिए देन उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस। मुझे बोलो गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? मैम गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड के लिए अपन ने देखा जहां से भी गुड्स को आपने टेकन ऑन बोर्ड करा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। बट मैम गुड्स तो हमें दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं कहां पे टेकन ऑन बोर्ड करा है। सर्विसेज हमें दिखाई देती है क्या? नहीं मैम, सर्विसेज हमें सिर्फ महसूस होती है, फील होती है, वी कैन नॉट सी। तो सर्विस में हमने बोल दिया कि जो भी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द जर्नी होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बोले तो मैम तितली उड़ी, फ्लाइट उड़ के अगर गोवा से कोलकाता जा रही है, गोवा से कोलकाता फ्लाइट जा रही है ना मैम, तो पूरे ऑन बोर्ड कन्वेंस जो भी सर्विस सप्लाई हुई होगी गोवा ही सबका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो जहां से फ्लाइट स्टार्ट हुई, ट्रेन स्टार्ट हुई, जो भी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है उस कन्वेंस का पूरी जर्नी के लिए, वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी बच्चों को डाउट आएगा कि लेट अस से मैम मुझे मेरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर देखना है कि कन्वेंस का। मैम एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है अहमदाबाद से और जाके रुकती है चेन्नई पे। मैम अहमदाबाद चेन्नई की ट्रेन है मैम, बट ये नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं है। ऑफ कोर्स अहमदाबाद से आगे जाएगी, एक स्टेशन पे रुकेगी, फिर आगे जाएगी, ऐसे मैम रास्ते में 10 स्टेशन पे रुकते रुकते चेन्नई जाती है। अब मैम ट्रेन तो अहमदाबाद से स्टार्ट हो गई है, एक पैसेंजर है जिसने यहां से ट्रेन में ऑन बोर्ड हुआ और उसने आगे कोई सर्विसेज ले ली, तो मैम मुझे पैसेंजर जहां से घुसा वो डिपार्चर देखना है कि ट्रेन का डिपार्चर देखना है? द आंसर हियर इज आपको कन्वेंस का डिपार्चर देखना है। कन्वेंस कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म होगा पूरी जर्नी के लिए। पैसेंजर कहीं से भी चढ़े कहीं पे भी उतरे, पूरी जर्नी के लिए जहां से कन्वेंस का डिपार्चर था, जहां से कन्वेंस स्टार्ट हुआ था पूरी जर्नी के लिए, वही क्या बन जाएगा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। राइट मैम, आ गया समझ। मिस्टर फिल्मी है जो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में उसने मूवी ऑन डिमांड का सर्विस ले लिया, तो मैम पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? दिल्ली क्या बन जाएगा? अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। राइट मैम। सिमिलर टू गुड्स ही है बट गुड्स दिखाई देते हैं इसलिए टेकन ऑन बोर्ड करा। सर्विस में हम बोलेंगे जहां से भी आपका कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। परफेक्ट मैम। उसके बाद हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देखते हैं विच इज वेरी वेरी सिंपल। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बोलता है कि अगर आपने कोई फिक्स्ड लाइन, केबल, डिश एंटेना लिया है तो ये तो फिजिकल चीजें हैं जो आके इंस्टॉल होगी, तो जहां पे इंस्टॉल हो जाए वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम अगर पोस्टपेड कनेक्शंस है तो पोस्टपेड कनेक्शन में बिल आता है तो जो बिलिंग एड्रेस होगा बाद में वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मैम अदर रेसिडुअरी केसेस है, ऑनलाइन प्रीपेमेंट्स कुछ भी करवा लिए तो जनरल पॉइंट ले लो कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन, ये तो अपना जनरल पॉइंट हो गया। तो मैम ये वेरी सिंपल है कि देखो
अगर फिक्स्ड लाइन केबल डिश एंटेना है तो जहां पे इंस्टॉल करा वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्टपेड कनेक्शंस है तो जो बिलिंग एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिडुअरी कोई भी केस है, या मान लो पेटीएम वगैरह से ऑनलाइन ही रिचार्ज वगैरह करवा लिया, ऑनलाइन ऐसे कुछ कर लिया, तो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो ले लो, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट मैम आपने प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन करवाया है जाके शॉप पे किसी या कंपनी के ऑफिस पे जाके मैम, तो वहां पे हम बोलेंगे कि मैम अगर किसी पान की दुकान से, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से, प्रोविजन स्टोर से, जहां पे मैम रिचार्जेस होते हैं, वैसे किसी एजेंट के वहां पे जाके प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज करवाया तो उस एजेंट का ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट मैम सीधा मैं तो गई बीएसएनएल की ऑफिस, जियो की ऑफिस, फाइनल कंपनी ने सीधा सब्सक्राइबर को रिचार्ज करवा के दे दिया, तो जहां पे भी कंपनी पेमेंट रिसीव कर लेगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल मैम, मिस पूजा है जो पोस्टपेड मोबाइल बिल पे करती है गोवा में बैठे बैठे, बट उसका बिलिंग एड्रेस कोलकाता है मैम। पोस्टपेड में जो बिलिंग एड्रेस होगा वही कोलकाता क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम मिस्टर वाई जो भोपाल का है, गोवा घूमने आया था और एक शॉप पे जाके अपना मोबाइल को प्रीपेड रिचार्ज करवा लिया, तो मैम प्रीपेड के केस में हम बोलेंगे कि अगर किसी एजेंट के वहां पे जाके मोबाइल रिचार्ज करवाओगे तो जो वो एजेंट का लोकेशन है, वो शॉप कहाँ थी मैम, गोवा, गोवा बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पोस्टपेड के लिए बिलिंग एड्रेस, फिक्स लाइन केबल के लिए जहां इंस्टॉल किया, नॉर्मल प्रीपेड के लिए एजेंट का एड्रेस, सीधा कंपनी के ऑफिस गए तो वहां पे कंपनी ने जहां पेमेंट रिसीव करा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। और मैम रेसिडुअरी और कुछ भी बच जाए या ऑनलाइन मोड से प्रीपेमेंट्स वगैरह करवा दिए तो जनरल पॉइंट लेने का कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। मैम ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्या बोल रहे हो, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मैम मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए हम बोलेंगे आरपी यूआरपी का कोई क्राइटेरिया नहीं, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मैम आरपी यूआरपी सबको मारो गोली। बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आपको आरपी यूआरपी का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ जनरल प्रोविजन। तो हम बोलेंगे मिस्टर तन्मय दिल्ली का है, विड्रॉ करता है वाराणसी के एटीएम से जाके पैसा, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो दिल्ली, नहीं अवेलेबल है, मान लो यहाँ पे हम मान के चल रहे कि उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है बैंक के पास तो दिल्ली, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बैंक के पास ना होता तो मैम वाराणसी को क्या बना देते, प्लेस ऑफ सप्लाई बना देते। तो मैम बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, फॉरगेट आरपी, फॉरगेट यूआरपी, कोई भी है सबको सेम ट्रीटमेंट। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मैम क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं और इंश्योरेंस कंपनी के पास मेरा एड्रेस ना हो? इम्पॉसिबल मैम, क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एड्रेस तो मेंशन होता ही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंश्योरेंस सर्विस लिया और सप्लायर के पास मेरा एड्रेस नहीं है, कंपलसरी एड्रेस होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे मैम इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, क्योंकि लोकेशन तो हमेशा दोनों का इंश्योरेंस कंपनी के पास होगा ही होगा। सो फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज आरपी को सप्लाई करा तो उसका लोकेशन, यूआरपी को सप्लाई करा तो भी उसका एड्रेस उसी का लोकेशन बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर राशि है मैम, अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गोवा, बिहार में जाती है और कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले लेती है, इंश्योरेंस कंपनी बिहार में है मैम, सप्लायर बिहार में, रेसिपिएंट गोवा में, इंश्योरेंस कहीं से भी लिया हो जाके मैम रेसिपिएंट का एड्रेस होगा ही होगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा होगा बेसिकली वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। राइट मैम, एंड द लास्ट सब सेक्शन फॉर सेक्शन 12 जो बोलता है अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टार्ट बॉडी, गवर्नमेंट ने अगर एडवर्टीजमेंट का सर्विस लिया है तो प्रो रेटा बेसिस पे एलोकेशन करना। आप और मैं नॉर्मल प्राइवेट लोग एडवर्टीजमेंट का सर्विस लेंगे तो जनरल में फॉल होगा, आरपी के लिए उसका लोकेशन, यूआरपी के लिए एड्रेस अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है देखो। बट मैम गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हेलो पूरे इंडिया में कल टाइम्स ऑफ सप्लाई के फ्रंट पेज पे स्वच्छ भारत का ऐड होना चाहिए, मतलब मैम अब टाइम्स ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा कि मैम जितने स्टेट में जितने नंबर ऑफ एडिशंस पब्लिश होते हैं अकॉर्डिंगली प्रोरेटा बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लो। जैसे कि मैम गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐड दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा है पर्दा सिनेमा के साथ, पर्दा सिनेमा को बोला कि भाई जो भी तुम्हारे मल्टीप्लेक्सेस चेन्नई में है, हैदराबाद में है, सब में मूवी चालू हो उसके पहले हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐड चाहिए।
तो मैम पर्दा सिनेमा क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट जितनी भी स्क्रीन है मल्टीप्लेक्स में अकॉर्डिंगली हर स्टेट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बना के अलग अलग इनवॉइसेस इशू कर देगा। लेट अस से मैम रेलवे टिकट पे गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट है, तो उस टिकट में कितने स्टेशन है अकॉर्डिंगली प्रोरेटा बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। अगर मैम ट्रेन के ऊपर आपने देखा होगा कि डब्बे पे एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, तो वो ट्रेन कहाँ कहाँ कौन कौन से ट्रैक से ट्रेवल करेगी कि आसपास के लोग उसका एड देख पाए, वो ट्रैक कौन कौन से स्टेट में कितने किलोमीटर है, अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, अपोर्शन कर लेंगे। तो गवर्नमेंट, ये प्रोविजन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, आप और मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस लें तो जनरल प्रोविजन लगता है। तो मैम अगर गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट का सर्विस इस तरीके से लमसम ले लिया, तो हर स्टेट में जितनी यूटिलिटी है बेस्ड ऑन दैट प्रो रेटा एलोकेशन करके और प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना रहता है। विथ दिस अपना पूरा का पूरा सेक्शन 12 खत्म हो जाता है। एक बार मैं आपको रिवीजन में रिवीजन वेरी शॉर्ट रिकैप दे रही हूं। मैम सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल प्रोविजन की। जनरल बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा तो उसी का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड को किया तो चेक कर लो कि एड्रेस अवेलेबल है, अगर हाँ तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं तो लास्ट ऑप्शन यही बचेगा मैम कि सप्लायर के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई ले लो। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज है, या तो अकोमोडेशन बुक कर रहे हो किसी होटल बोट वेसल में, तो जहां पे प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम सप्लायर रेसिपिएंट तो दोनों इंडिया में है, खाली प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो जो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा उसको फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। मैम क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आया है, उसको लेके जाना है रेस्टोरेंट केटरिंग के लिए, लेकिन हम तो खुद ही को रिजेक्ट कर दे, तो पहले तो अपना भाई फिटनेस पे ध्यान देगा, पर्सनल ग्रूमिंग करेगा, एंड देन दे बोथ एंड अप गोइंग टू हॉस्पिटल। तो मैम हेल्थ केयर सर्विसेज, ये 5 सर्विसेज में सब भूल जाओ, जहां पे परफॉर्म हो गई बस वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम इसके साथ आता है ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विसेज। यूआरपी के लिए तो वही बोलेंगे कि जहां पे परफॉर्म हो गई वो प्लेस ऑफ सप्लाई, बट आरपी के लिए आरपी का लोकेशन लेना पड़ता है। उसके बाद मैम अगर किसी इवेंट में एडमिशन ले रहे हो, तो अगेन वही मैम, जहां पे इवेंट वही प्लेस ऑफ सप्लाई, बट अगर इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो यूआरपी के लिए तो जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज करा वो प्लेस ऑफ सप्लाई, बट आरपी के लिए लोकेशन ऑफ आरपी बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। इधर मैम अगर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, खाली इवेंट इंडिया के बाहर है, तो रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। उसके बाद मैम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना सेम टू सेम, आरपी को प्रोवाइड करा तो उसी का लोकेशन, आरपी को प्रोवाइड करा तो उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर यूआरपी को सप्लाई करा तो मैम गुड्स के केस में जहां पे भी गुड्स हैंड ओवर करे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई, और पैसेंजर के केस में जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। दोनों जर्नी, रिटर्न जर्नी को सेपरेट ट्रीट करने का, अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता तो जनरल प्रोविजन लगा देने का। मैम अगर कोई सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस सप्लाई हुई है, तो हम बोलेंगे जो भी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। देन मैम अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो फिक्स्ड लाइन केबल वगैरह के लिए हम बोलेंगे जहां पे इंस्टॉल करा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। पोस्टपेड के लिए बिल आता है, इसीलिए बिलिंग एड्रेस बिकम्स प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रीपेड अगर एजेंट के थ्रू लिया तो एजेंट का लोकेशन, नहीं तो फाइनल सब्सक्राइबर डायरेक्टली कंपनी ने जहां पे भी पेमेंट रिसीव कर लिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई। और अदर कोई भी केस है तो जनरल लगा देना, मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। मैम बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, फॉरगेट आरपी फॉरगेट यूआरपी, एड्रेस अवेलेबल है वही प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इंश्योरेंस में ऐसा हो नहीं सकता कि एड्रेस अवेलेबल ना हो, इसलिए चाहे आरपी चाहे यूआरपी दोनों में ही रेसिपिएंट का एड्रेस लोकेशन ही हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। देन मैम अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एडवर्टीजमेंट सर्विस ले लिया है तो प्रो रेटा बेसिस पे आपको क्या करना है, एलोकेशन कर देना है। बोलो डन डना डन डन एवरीवन, दिल दिल आग आग बॉम्ब बॉम्ब, समझ आ गया, मजा आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे साथ याद हो गया पूरा सेक्शन 12। डन मैम, चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर देना। मैम गुजरात में जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, मुंबई में मरीन है, तो मैम मैंने सोचा कि यार लोग उधर आते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पानी को देखते हैं, फ्री रहते, तो आसपास चीजों को नोटिस करते होंगे। तो मैंने इधर एक होर्डिंग को रेंट पे लिया। मैंने बोला कि यार ये होर्डिंग रेंट पे ले लेती हूँ, मेरे हिसाब से इसमें एडवर्टीजमेंट्स लगाती रहूंगी, लोग इसे देखते रहेंगे और मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, मेरी सर्विसेज लेंगे। द क्वेश्चन हियर इज कि मैम
ये होर्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अटैच्ड है, ऑफ कोर्स। इसे रेंट पे ले लेना, इसे हायर कर लेना, मैम इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सप्लायर का लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन, कोई और लोकेशन है मैम? ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे रेंट पे ले लिया, तो मैम जहां पे प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। टेल मी, मैंने पूरा होर्डिंग रेंट पे ले लिया, अब मेरी इच्छा इस होर्डिंग पे मेरे को जो करना है, मेरा फोटो लगाना है, एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोट करना है, जो करना है करूं मैम इस होर्डिंग पे। तो मैम हम बोलेंगे कि होर्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे रेंट पे ले लेना, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। मतलब मैम जहां पे ये होर्डिंग होगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब मैम मुझे इस होर्डिंग पे अपना एड दिखाना था, मैंने सोचा कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, होर्डिंग को रेंट पे लूंगी, इतना काम करूंगी, एक काम करती हूँ, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लेती हूँ। मैंने इस एजेंसी को बोला कि यार मुझे ना इस तरीके से रिवर फ्रंट, मरीन्स, इसके आसपास हर जगह पे अपने एडवर्टीजमेंट्स चाहिए, तुम तुम्हारे हिसाब से होर्डिंग्स अरेंज करो, कैसे क्या करोगे करो, और मेरी एड उधर लगा दो। मतलब अब मैंने जो सर्विस लिया ना वो एडवर्टीजमेंट का लिया, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी आगे जाके होर्डिंग बुक करेगी, वो एक अलग ट्रांजैक्शन हो गया। मैम यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे जनरल प्रोविजन लगेगा कि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए उसका लोकेशन, अनरजिस्टर्ड का एड्रेस अवेलेबल है तो टेक दैट, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। मतलब हम बोलते हैं मैम कि अगर आप स्पेस का राइट लेते हो, होर्डिंग को रेंट पे लेते हो, तो मैम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में सर्विस है, 12(3) लगेगा, जहां पे प्रॉपर्टी वो प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन आपने क्या करा मैम, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस लोकेशन पे मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी अपने हिसाब से मैनेज करेगी। तो अब मैंने जो सर्विस ली ना वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस हो गई मैम, और जनरल एडवर्टीजमेंट की कंपनी पे सेक्शन 12(2) लगता है, और जनरली हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। आ गया क्लैरिफिकेशन समझ में? से यस मैम, डन। देन हम बोलते हैं अगर सेम जैसे गुड्स के लिए अपन ने देखा था कि अगर इको के थ्रू सर्विसेज सप्लाई होती है तो डिलीवरी एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, हम यहाँ पे सर्विसेज के लिए भी बोल देंगे मैम कि अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू कोई भी सप्लाई करते हैं तो रेसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। रेसिपिएंट को उसका स्टेट का नाम पूछेंगे और जो स्टेट का नाम रेसिपिएंट बता रहा है वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज के लिए मैम ये इको के थ्रू जब भी सर्विसेज सप्लाई होती है हम हमेशा रेसिपिएंट को उसका एड्रेस पूछते हैं, और खाली स्टेट का नाम भी चलेगा, डीम्ड एड्रेस, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, वही सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होगा। क्लियर टू एवरीवन? एब्सोल्युटली, बोल दो जल्दी से हाँ मैम। प्लेस ऑफ सप्लाई को याद करने से जो डर लगता है वो डर खत्म करना है। 2 मिनट में मैंने तो आपको पूरा सेक्शन 12 रिकॉल भी करवा दिया, 10 भी 2 मिनट में अपन ने पढ़ के वापस समरी रिकॉल करी थी। तो इट इज वेरी सिंपल अगर आप इसे टेक्निक से दो के पैर में याद कर लेते हो। परफेक्ट मैम। तो अब अपन को करना है लास्ट सेक्शन 13 जो बोलता है कि सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। सेक्शन 12 पढ़ने के बाद ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो सेक्शन 12 जैसी है। तो पहले अपन वो सब निपटा देते हैं कि देखो मैम अगर सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस सप्लाई कर रहे हो तो मैम जो भी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जहां पे पैसेंजर ने एम्बार्क करा वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट का अलग से कुछ दिया नहीं है इन लोगों ने, पहले 13(9) था बट उसको अब ओमिट कर दिया है, गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो इसलिए आपको 13(8) के बाद सीधा 13(10) ही देखने मिलेगा। 13(9) विच वॉज फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो अब ओमिट हो गया, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी सेक्शन 13 के जनरल प्रोविजन है वही अप्लाई हो जाएंगे। राइट मैम। देखो अगर आप जनरल प्रोविजन की बात करोगे ना तो यहाँ पे आरपी यूआरपी का क्राइटेरिया नहीं होता क्योंकि मैम इंडिया के बाहर वाला पर्सन इंडिया में तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। ऑफ कोर्स मतलब इंडिया के बाहर वाला पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों ही लेगा, तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के प्रोविजंस लगाने ही क्यों है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं, नो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के प्रोविजंस। सो हम बोलेंगे कि अगर सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है और सर्विसेज सप्लाई हुई है तो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है क्या, हाँ, तो उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। नहीं अवेलेबल है तो लास्ट ऑप्शन है कि सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। राइट मैम। तो आरपी यूआरपी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं, सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई आउटसाइड इंडिया है
और सर्विसेज परफॉर्म हुई है तो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं अवेलेबल है, सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। राइट मैम। अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज की बात करो तो वेदर आपने गुड्स पे कोई सर्विसेज परफॉर्म करी है जैसे कि रिपेयरिंग वगैरह, या सर्विसेज पे इंडिविजुअल पे परफॉर्म करिए, इंडिविजुअल का मेकअप करो, ट्रेनिंग करो, एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि आरपी यूआरपी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैम इंडिविजुअल के लिए हम बोल देंगे जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे जाके मेकअप करा, ट्रेनिंग दिया, वही क्या बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। हावेवर मैम गुड्स के केस में अगर आपको फिजिकली कहीं पे रह के गुड्स को ठीक करना है तो फिजिकली जहां पे गुड्स ठीक किए वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम लेटेस्ट से मैं इंडिया में अहमदाबाद में हूँ, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मैंने जर्मनी से एक पर्सन को बुलाया, मैम मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैंने जर्मनी से एक पर्सन को बुलाया कि मेरा कंप्यूटर मेरा गाड़ी सब ठीक करके दो और जाओ, तो वो पर्सन खुद आया है, गुड्स के पास सर्विस परफॉर्म करी, उन्हें ठीक करा और गया। मैम इंडिया जहां पे उसने आके सर्विस परफॉर्म करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। उसने बोला मैं नहीं आने वाला, तुम्हारा कंप्यूटर मुझे जर्मनी भेजो, तो मैम मैंने कंप्यूटर जर्मनी भेजा, उसने वहां ठीक किया, तो जर्मनी प्लेस ऑफ सप्लाई। हम बोलेंगे मैम कि अगर सर्विस में फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है तो जहां पे फिजिकल प्रेजेंस दे के सर्विस परफॉर्म करी है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना। लेकिन अगर उसने बोला कि अरे मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम्हारे कंप्यूटर का एनी डेस्क एक्सेस दो, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर दो, मैं यहीं से बैठे बैठे ठीक कर दूंगा, मतलब उसने किसी रिमोट लोकेशन से ही मेरे गुड्स को ठीक कर दिया, तो मैम अगर वो आता तो कहाँ आता, गुड्स कहाँ होते, ऐसा मान के प्लेस ऑफ सप्लाई बनाओ। अगर वो आया ही है या गुड्स गए ही हैं तो मैम जहां पे रिपेयर हुए एक्चुअली वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम वो आया नहीं, उसने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही गुड्स ठीक कर दिए, तो मैम फिर जहां पे गुड्स पड़े हैं उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ता है। बट मैम इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो भी वन साइडेड, नॉट बोथ साइडेड, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हैं, रिपेयर होते हैं, बिना इंडिया में यूज हुए वापस चले जाते हैं, तो अभी तक जो पड़ा है उस हिसाब से आपको क्या लगेगा कि मैम अगर गुड्स यहाँ पे आए हैं, इधर रिपेयर हुए, तो इसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानो ना, इंडिया को। बट गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, देखो अगर तुम्हारे गुड्स जर्मनी गए, वहां रिपेयर हुए, तो यस जर्मनी इज प्लेस ऑफ सप्लाई। बट आई एम सेइंग जर्मनी से गुड्स इंडिया आए, मैं रिपेयर करा, थोड़ा सा इधर यूज करा, फिर भेजा, तो मैम अगेन इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट आई एम सेइंग कि गुड्स रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस किसी भी रीजन से इंडिया के बाहर से टेम्पररीली इंडिया में आए हैं, बिना पुट टू यूज करे, बस रिपेयर करा और वापस भेज दिया, तो ये सेक्शन में मत आना, जनरल सेक्शन 13(2) लगाना कि अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई लो। मैम ऐसा क्यों? हमें इंडियन लोगों को एक्सपोर्ट के बेनिफिट देने हैं। भाई तू कितना होशियार है कि इंडिया के बाहर से गुड्स तेरे पास आ रहे हैं, तू रिपेयर कर रहा है और गुड्स को बाहर भेज रहा है, हमें इस सर्विस को एक्सपोर्ट जैसा मानना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होगा तभी तो एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो हम बोलेंगे मैम कि गीता जो नेपाल की है, अपना लैपटॉप भेजती है अभी के पास बैंगलोर में रिपेयर होने के लिए, जनरल प्रोविजन के हिसाब से क्या बोलेंगे मैम, बैंगलोर में लैपटॉप रिपेयर हुआ तो बैंगलोर ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना, अगर वो यूज करके भेजे तो। बट नहीं मैम, उसने पुट टू यूज नहीं किया, उसने लैपटॉप लाया गीता का, रिपेयर करा, एज इट इज वापस भेज दिया, तो 13(2) अप्लाई होगा। गीता का लोकेशन विच इज नेपाल, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिल सकता है अगर बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो, कि सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मेरे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, और फॉरेक्स मिल रहा है, सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसे फिर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जैसा मान सकते हैं। राइट मैम। बट इसका ऑपोजिट नहीं होगा, हाँ, मतलब अगर मेरे गुड्स जर्मनी गए, वहां पे रिपेयर होके बिना पुट टू यूज किए इंडिया आ गए, तो जर्मनी ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वन साइडेड एक्सेप्शन दिया है खाली कि इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, बिना पुट टू यूज किए जा रहे हैं, तो इंडिया को प्लेस ऑफ सप्लाई ना मानते हुए इंडिया की बाहर की लोकेशन को मानते हैं ताकि एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल पाए। बाकी हर सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जहां पे सर्विस परफॉर्म हुई है गुड्स पे या इंडिविजुअल पे, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेम टू सेम मैम, जहां प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। एडमिशन, ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में मैम सेम, क्योंकि अब आरपी यूआरपी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, तो चाहे एडमिशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम ये सब सेक्शन 12 जैसा सिंपल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल, जहां प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। एडमिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे इवेंट वही प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स इंडिविजुअल पे कोई परफॉर्मेंस करा तो जहां पे सर्विस हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बट मैम हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी या एडमिशन, ऑर्गेनाइजेशन तुम मल्टीपल लोकेशन में कर रहे हो,
और कोई भी एक लेग इंडिया में है तो पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानना। जस्टिन बीबर ने मुझे हायर करा मैम, वो रेसिपिएंट मैं सप्लायर, मैं इंडिया में वो इंडिया के बाहर, उसने मुझे हायर करा कि कॉन्सर्ट करने हैं, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करके दो। कनाडा में, यूएस में और इंडिया में 3 जगह पे उसने कॉन्सर्ट करा है। तो मैम यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक लेग इंडिया में है ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हुआ ना, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। या तो 3 अलग कॉन्ट्रैक्ट करो, अलग इनवॉइसेस बनाओ, तो फिर जहां पे इवेंट वो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग बन जाएगा। बट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल इनवॉइस में अगर तुमने क्या करा, मल्टीपल लोकेशंस कवर करी जहां पे एक लेग भी इंडिया में है, तो पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाएगा। राइट मैम। और इंडिया में भी एक से ज्यादा स्टेट हुआ तो क्या करेंगे मैम, से फॉर एग्जांपल मिस्टर रोहित जो बाइक टेस्टिंग की सर्विसेज एक जापानीज सप्लायर को प्रोवाइड करके देने वाला है। मैम मिस्टर रोहित सप्लायर है क्योंकि वो टेस्टिंग की सर्विस देगा, और जापानीज पर्सन मिस्टर सुजुकी रेसिपिएंट है। बाइक टोटल 5 टेस्ट होने वाली है, 2 बाइक मुंबई में, 1 बाइक गुजरात में और 2 बाइक यूएसए में। इस तरीके से टोटल 5 बाइक टेस्ट करेंगे जिसके लिए 6 लाख का कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं। मैम टेस्टिंग करना है मतलब गुड्स के परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विस हो गई मैम। हाँ, तो जहां सर्विस परफॉर्म होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैम सर्विस तो यूएस में भी हो रही है, मुंबई में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है। क्या मुंबई गुजरात के लिए इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा? हाँ। थोड़ी सी सप्लाई के लिए भी इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है? हाँ। तो पूरी सप्लाई के लिए, पूरे 6 लाख के लिए आपको इंडिया को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। तो मैम परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ये 3 क्लॉजेस के लिए अगर थोड़ा सा भी इंडिया है तो पूरा इंडिया मान लो। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मैम मैं पूरा इंडिया मान भी लूं, बट इंडिया में फिर महाराष्ट्र के गुजरात, क्योंकि इंडिया में 2 लोकेशन है तो यहाँ पे आप प्रोरेटा एलोकेट कर लो। पूरे 6 लाख को इंडिया का प्लेस ऑफ सप्लाई मानो और फिर इस 6 लाख को 2:1 के रेशियो में क्या करो, एलोकेट करो। तो 4 लाख के लिए महाराष्ट्र विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई और 2 लाख के लिए गुजरात विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एवरीवन से यस मैम। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस जहां परफॉर्म होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन होटल, बोट, वेसल, जहां पे प्रॉपर्टी वो प्लेस ऑफ सप्लाई। एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे इवेंट वो प्लेस ऑफ सप्लाई। बट तीनों के लिए थोड़ा सा भी इंडिया है तो पूरा इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई। इंडिया में मल्टीपल लोकेशन है तो प्रोरेटा एलोकेट कर लो। डन मैम। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जनरल के साथ अब चला गया है। ऑन बोर्ड सर्विसेज का अगर सप्लाई करी तो वही फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, सेम टू सेम लाइक सेक्शन 12। जो थोड़ा सा अलग है ना मैम सेक्शन 13 में, वो है 13(8). ये मैम जनरली हम बोलते हैं जहां कंजम्पशन होता है, जहां रेसिपिएंट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है ना मैम। 13(8) एक अजीब सेक्शन है जो बोलता है कि सप्लायर का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13(8) में 3 सर्विसेज दे रखी है जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि सप्लायर के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना है। सबसे पहला मैम, हाँ ये मत भूलना कि सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई आउटसाइड इंडिया है ना तो ही सेक्शन 13 अप्लाई होगा। अगर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में ही है, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में ही है तो सेक्शन 12 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। दोनों में से कोई इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13 में आना, तो इन एक्सेप्शंस में आना। क्योंकि देखो बैंकिंग सर्विसेज सेक्शन 12 में भी आती है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सेक्शन 12 में बैंकिंग में हम बोलते हैं रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो लो, नहीं तो सप्लायर का, मतलब वो गलत हो जाएगा अगर ये अप्लाई कर दिया तो। 13 ने ब्लैंकेटली बोल लिया कि सप्लायर का ही लोकेशन। सो 12 और 13 अलग है। यू नीड टू चेक, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो टेक सेक्शन 12, दोनों में से कोई भी इंडिया के बाहर है तो यू टेक सेक्शन 13। राइट मैम। अब हम बोल रहे हैं 3 सर्विसेज के लिए सप्लायर का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सबसे पहला मैम बैंकिंग सर्विसेज या एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज जो अपने खुद के अकाउंट होल्डर को दी जा रही है। मैम अकाउंट होल्डर के अलावा किसी और को दी तो, जैसे लेट अस से मैम जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका अकाउंट नहीं है इस बैंक में, बट मैम यहाँ पे उन लोगों ने पोर्टफोलियो मतलब शेयर्स वगैरह परचेस कर रखे, उसका डिविडेंड कलेक्ट करना, कोई कंप्लायंस करना, जो भी है मैम, तो मतलब ये शेयर्स को सेफ कीप करना, इनकी कस्टडी रखना, ऐसी सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करती है। तो मैम ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बैंक के अकाउंट होल्डर्स नहीं है मैम। अदर देन दैट एक्स्ट्रा कस्टोडियल सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करी जा रही है, इंसिडेंटल सर्विसेज। तो मैम जनरल 13(2) ही अप्लाई होगा। सिर्फ और सिर्फ बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने खुद के अकाउंट होल्डर को सर्विस देंगे तो ही 13(8) में सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके अलावा कोई भी दूसरा सर्विस दे दिया
तो जनरल 13(2) लग जाएगा। बस यहाँ पे करंट अकाउंट मत लेना, करंट अकाउंट के लिए भी जनरल 13(2) लगता है। करंट अकाउंट के अलावा जो भी अकाउंट है, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, इंडिया के बाहर से इंडिया में, इंडिया से इंडिया के बाहर जो भी है मैम, हर जगह पे सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। करंट अकाउंट के लिए और अदर देन अकाउंट होल्डर्स के लिए जनरल प्रोविजन लगता है। करंट अकाउंट को छोड़ के बाकी अपने खुद के अकाउंट होल्डर को जो भी सर्विसेज दी जाती है उन सब में 13(8) लगेगा और सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे मैम कि अगर अप टू 1 मंथ कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने हायर करा है एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़ के, अगर एयरक्राफ्ट या वेसल को हायर करोगे तो अगेन जनरल सेक्शन 13(2) लगेगा। एयरक्राफ्ट या वेसल के अलावा आपने कोई भी कन्वेंस, गाड़ी, बस, यॉट, कुछ भी यॉट या कोई भी दूसरा कन्वेंस आपने हायर कर लिया है अप टू 1 मंथ के लिए, तो 13(8) अप्लाई होता है और सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। मैम मोर देन 1 मंथ के लिए हायर करा तो जनरल 13(2), एयरक्राफ्ट वेसल हायर करा तो जनरल 13(2। हम बोल रहे हैं एयरक्राफ्ट वेसल को छोड़ के बाकी कोई भी कन्वेंस इंक्लूडिंग यॉट आपने 1 मंथ तक के लिए हायर पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। 1 मंथ से ज्यादा है या एयरक्राफ्ट वेसल है, कुछ भी है, तो जनरल सेक्शन 13(2) आपको अप्लाई कर देना रहेगा। एंड मैम लास्ट पॉइंट इन दिस सेक्शन 13(8) कि अगर गुड्स, सर्विसेज या सिक्योरिटी, गुड्स, सर्विसेज या सिक्योरिटी, इन तीनों में से किसी भी कनेक्शन में आपने इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइड करी, एजेंसी, ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो यहाँ पे भी सप्लायर का लोकेशन बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये इंटरमीडियरी एजेंट से अलग है। जो अपन सप्लाई के चैप्टर में एजेंट पढ़ते हैं ना, वो क्या बोलता है मैम, जो ओन नेम पे इनवॉइस इशू करे वो एजेंट। इंटरमीडियरी में ओन नेम पे इनवॉइस इशू नहीं करना है। मैम इंटरमीडियरी कौन, इसके थोड़े से अपन को यहाँ पे नोटिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस भी दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग समझते हैं पहले तो कि जो 13(8) में इंटरमीडियरी की बात कर रहा है ना, वो शेड्यूल 1 वाले एजेंट के जैसा नहीं है। 13(8) में हम बोलेंगे कि इंटरमीडियरी वो है जो बस दो लोगों को मिलवा रहा है, अरेंज करवा रहा है, फैसिलिटेट करवा रहा है। वो कभी भी अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता, नेवर ऑन ओन अकाउंट। ओन सप्लाई में, ओरिजिनल सप्लाई में वो इन्वॉल्व है, वो बस एक सपोर्टिंग पर्सन है, इंटरमीडियरी है, तो सेक्शन 13(8) लगाना है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स मैम। लेट अस से मैम एक फॉरेन क्लाइंट है, ठीक है, एक इंडिया के बाहर का क्लाइंट है जो इंडिया में अब अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। अब इंडियन मार्केट का क्या माइंडसेट है, इंडियन कस्टमर्स को क्या चाहिए उसको नहीं पता। मतलब इंडिया में आज लोग न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं, क्या ज्यादा करते हैं मैम, कहाँ ऐड चलाएं, कैसे ऐड चलाएं, इसको नहीं पता। तो ये फॉरेन क्लाइंट ने क्या करा मैम, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लिया, इसको बोला कि ले आई एम गिविंग यू 5 करोड़ रुपीज, तुम तुम्हारे हिसाब से क्या करो, तुम तुम्हारे हिसाब से मीडिया ओनर्स से बात करो, तुम्हें क्या लगता है कि ये एड स्टार प्लस पे चलानी चाहिए कि जी बिजनेस पे चलानी चाहिए, लेडीज इसमें इंटरेस्टेड होगी कि जेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है, बच्चों की चीज है तो फिर डिज्नी, पोगो पे ऐड चलाओ, तो कैसे क्या करना है वो सब डिसीजन एडवर्टाइजिंग एजेंसी लेगी। तो फॉरेन क्लाइंट ने तो क्या करा, 5 करोड़ दिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इनवॉइस इशू करा, बात खत्म मैम। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने हिसाब से अलग अलग मीडिया ओनर्स के पास जाती है, इनवॉइसेस ले रही है और एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर दिया। माय क्वेश्चन हियर इज, क्या ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरमीडियरी है? नहीं मैम, क्योंकि इसने अपने नाम पे इनवॉइस लिया, अपने नाम पे इनवॉइस दिया, ये सिर्फ मिलवा रही है ऐसा नहीं है, ये अपने ओन नेम पे चीजें करना स्टार्ट हो गई है, तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, ये इंटरमीडियरी नहीं है, सेक्शन 13(8) अप्लाई नहीं होगा, सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। जनरल सेक्शन 13(2) के हिसाब से रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का है मतलब मैम ये एक्सपोर्ट भी बन सकता है, रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल ना हो तो फिर सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ है, ना यहाँ पे ओन नेम पे ना इसमें मतलब सिर्फ सपोर्टिंग रोल है, ऐसा नहीं है। बट लेट अस से मैम जो मीडिया ओनर है ना, मैंने एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या किया, मैंने अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करवाया, मैंने पूरा 5 करोड़ नहीं लिया, मैंने क्या करा मैम, स्टार प्लस को और फॉरेन कंपनी को मिलवा दिया। मैंने बोला कि देखो तुम्हें स्टार प्लस पे ऐड चलानी है, तुम्हें न्यूज़पेपर में ऐड चलानी है, तुम्हें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है, ये हमारा कंसल्टेशन चार्ज हम तुम्हें सबसे मिलवा देंगे, जिसका हम लेंगे 10 लाख, बस बाकी जो 5 करोड़ का खर्चा होना है वो तुम अपने आप खुद के नाम पे इनवॉइस लेके करो।
तो क्या अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरमीडियरी बन गई? हाँ मैम। तो ये जो 10 लाख रुपए एज एन इंटरमीडियरी चार्ज करे है ना, इसके लिए हम बोलेंगे जहां पे सप्लायर वो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर मीडिया ओनर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है फॉरेन क्लाइंट के साथ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी खाली एक एजेंट की तरह एक्ट करती है, दोनों को मिलवाती है और कुछ भी नहीं करती है, अपने नाम पे ना इनवॉइस लेती है ना देती है, अपना एजेंसी चार्जेस लिया दिया छुट्टा। तो मैम यहां सेक्शन 13(8) अप्लाई होगा और जहां पे इंटरमीडियरी, जहां पे सप्लायर, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो ये इंटरमीडियरी एजेंट से अलग है। शेड्यूल 1 वाला एजेंट चापला होता है, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, ये खुद के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता, ये बस दो लोगों को मिलवाता है, अपना कमीशन लेता है और कट लेता है। तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर इसने खुद के नाम पे इनवॉइसेस वगैरह लेना चालू कर दिया तो जनरल प्रोविजन अप्लाई कर देंगे। सिमिलर एग्जाम्पल जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए वैसे डेटा होस्टिंग के लिए भी है कि अगर आप एजेंट की तरह काम करोगे तो 13(8) आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप ओन सेल्फ रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ मैम। एक मैंने आपको समझाया जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि कौन एग्जैक्टली इंटरमीडियरी होता है। बोलो हाँ। तो 13(8) बोलता है कि 3 सर्विसेज इंटरमीडियरी का, एयरक्राफ्ट वेसल को छोड़ के दूसरा कोई कन्वेंस अप टू 1 मंथ के लिए हायर पे दिया, करंट अकाउंट को छोड़ के अपने अकाउंट होल्डर को कोई भी सर्विस दिया, तो जहां पे सप्लायर है सेक्शन 13 में वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। जहां पे सप्लायर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है ओनली फॉर 3 स्पेसिफिक सर्विसेज, वो भी तब जब सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई इंडिया के बाहर है। डन मैम। एंड लास्ट यहाँ पे सेक्शन 13 में जिसके साथ 14(14)A भी अपन देख लेंगे, मतलब क्या है देखो, OIDAR की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी है। OIDAR को क्या करना है, क्या होता है, वो सब सेक्शन 14 में दिया है, बट OIDAR का प्लेस ऑफ सप्लाई वो सेक्शन 13 में है। तो मैम ये 3 चीजें अपन एक साथ ही पढ़ लेते हैं। OIDAR के रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 14 में है, OIDAR की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, बट OIDAR का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो सेक्शन 13(2) में है। तो अपन एक साथ तीनों को पढ़ लेते हैं। मैम OIDAR का मतलब क्या? जब कोई इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी को एडवर्टीजमेंट, क्लाउड सर्विसेज, ई बुक्स, ई मूवीज, डिजिटल डेटा, ऐसा कोई भी चीज सप्लाई करे जो मैम बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई सप्लाई जिसके लिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी है मैम, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसका डिलीवरी हो पाएगा, उसको हम OIDAR सर्विसेज बोलते हैं। तो OIDAR सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विस जिसका डिलीवरी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना हो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम इन सर्विसेज को कर सके, उसे OIDAR सर्विस बोलते हैं। जहां पे एडवर्टीजमेंट, क्लाउड सर्विसेज, ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम यहाँ नहीं आता क्योंकि ऑनलाइन मनी गेम का अलग प्रोविजन आ गया है सेक्शन 14(A) में। प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है मैम, जहां पे इंडिया में रेसिपिएंट वो प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब मैम इंडिया के बाहर से अगर नेटफ्लिक्स हमें क्या करता है, इंडिया में सब्सक्रिप्शन देता है, तो ये OIDAR का सर्विस है, हम इंडियन जहां पे होंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। मैम समझ कैसे आएगा कि रेसिपिएंट इंडिया में है? तो 7 में से कोई भी 2 चीजें सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोल देंगे रेसिपिएंट इंडिया में है। रेसिपिएंट ने अपना इंडियन एड्रेस दे दिया, पेमेंट इंडियन डेबिट क्रेडिट कार्ड से किया, इंडियन बिलिंग एड्रेस है, इंडियन IP एड्रेस है, इंडिया का बैंक अकाउंट यूज करा है, कंट्री कोड मोबाइल नंबर में +91 इंडिया का लिखा है, फिक्स लैंडलाइन नंबर इंडिया का दिया है। मैम 7 में से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो डीम्ड है, रेसिपिएंट इंडिया में है। तो आउटसाइड इंडिया टू इंडिया ये जो OIDAR की सर्विसेज दी जा रही है उसके लिए इंडिया में ही रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो वो RCM भर देगा नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस की तरह, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कोई मैम इंडिविजुअल्स है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या ये जो सिर्फ TDS पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं ये लोग हैं, इनको अगर OIDAR का सर्विस दिया है ना, तो जो सप्लायर है उसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन चुका है विच इज रेसिपिएंट का लोकेशन। तो हम बोलते हैं जो सप्लायर है उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है तो उसे अपना एक एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा सिर्फ इस पर्पस के लिए कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके और गवर्नमेंट को पे कर सके। अगर कोई इंटरमीडियरी इसमें इन्वॉल्व है तो इंटरमीडियरी भी OIDAR का सर्विस प्रोवाइडर की तरह टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकता है। चलेगा मैम। ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए भी हम यही बोलते हैं मैम कि जो इंडिया के बाहर से इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं
एक्चुअली ऑनलाइन मनी गेम जीएसटी पर्पस में गुड्स हो जाते हैं। क्यों मैम? क्योंकि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, और जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। राइट मैम। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज दे रखी है तो ऐसे केस में क्या करना है, इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां पे रेसिपिएंट है। तो सप्लायर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है, एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर तुमने फेलियर किया, ऑनलाइन मनी गेमिंग्स के लिए टैक्स कलेक्ट करके नहीं पे करा, तो हम इंडिया में तुम्हारी गेम बैन करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे फॉर पब्लिक एक्सेस, फॉरगेट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट गया भाड़ में। हम जीएसटी पावर रखते हैं कि अगर तुमने ऑनलाइन मनी गेमिंग पे एज अ सप्लायर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स कलेक्ट करके नहीं पे करवाया, तो हम तुम्हारी गेम पब्लिक एक्सेस के लिए इंडिया में ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है तो एक एजेंट रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करो, टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो। डन मैम। देन कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है जिसका गवर्नमेंट ने थंब रूल दे रखा है कि ये सर्विस के लिए ऐसा ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये आप एक बार सेल्फ रीड कर सकते हो। जैसे कि मैम R&D सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रिलैक्सेशन दिया कि मैम अगर कोई इंडियन पर्सन है टैक्सेबल टेरिटरी का जो इंडिया के बाहर किसी को भी डिस्कवरी, डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स का सर्विसेज दे, कितनी अच्छी कितनी बड़ी बात है मैम। एक इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर के पर्सन को फार्मास्यूटिकल रिलेटेड R&D करके दे रहा है। तो एक काम करो, जो रेसिपिएंट का लोकेशन है ना इंडिया के बाहर, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानो ताकि एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स हम दे पाए। सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी अगर इंडिया के बाहर बन गया, फॉरेक्स मिल रहा है, मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो हम इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान के और क्या कर पाएंगे, बेनिफिट्स दे पाएंगे। सेम मैम अगर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल हो रहा है एयरक्राफ्ट, वेसल, इंजन वगैरह का, समझो परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विस है कि आप एयरक्राफ्ट, वेसल वगैरह को रिपेयर कर रहे हो, एयरक्राफ्ट यहाँ पे आया है मैम, यहाँ पे रिपेयर करा, तो इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा ना मैम, क्योंकि जहां पे सर्विसेज परफॉर्म होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होते हैं। बट हम बोल रहे हैं मैम कि हमें एक्सपोर्ट का बेनिफिट देना है, तो एक काम करो, जहां परफॉर्म हो रही है उसे छोड़ो, रेसिपिएंट के लोकेशन को तुम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो ताकि तुम्हें एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल पाए। तो इस तरीके से छोटे छोटे 2-3 क्लैरिफिकेशंस हैं जो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रीड कर सकते हो कि इसके लिए किसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। बाकी हमारा पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। टेल मी, आर यू ऑल फीलिंग कॉन्फिडेंट? प्लेस ऑफ सप्लाई का जो एक डर है वो खत्म हुआ। अगर इस वीडियो को बार बार 2-3 बार सुन लेते हो तो वहीं पे तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा रिवाइज हो जाएगा। सेक्शन 10 गुड्स सर्विसेज अदर देन, सेक्शन 10 गुड्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेक्शन 11 गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12 सर्विसेज जहां सप्लाई रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, 13 सर्विसेज जहां पे सप्लाई रेसिपिएंट में से कोई आउटसाइड इंडिया है, 13 में ऑलमोस्ट 12 जैसी है सब चीजें, जो अलग है 38 वगैरह वो आपको डिटेल में मैंने बता दी। 12 अपन ने जोड़ी जोड़ी बना के पूरा याद ही कर लिया। 10 तो सिंपल था मैम, अगर डिलीवरी है तो उसका लोकेशन नहीं है तो बिल टू शिप टू इंस्टॉल, जहां के इंस्टॉलेशन का एड्रेस वगैरह अपन ने देखा। और 11 में तो मैम इंपोर्ट में इंपोर्टर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट में इंडिया के बाहर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। सो सिर्फ बड़ा है, देखने में डर लगता है, इफ यू मेक अ समरी, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। ये पीछे के क्लैरिफिकेशंस वैसे भी कोई खास काम के हैं नहीं। डन? यस मैम।